अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जब सुबह फजर में मैं उठा तो दरवाजे पे एक खत मिला। बड़ी हैरत हुई कि व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के जमाने में ये खत लिखने वाला कौन बेवकूफ है। सादा कागज, लिफाफा। उसे जब मैंने खोला तो सबसे पहले नाम दर्ज था, कायद, और वो शायद मंटो के लिए था, आज के मंटो के लिए। जब मैंने उसे पढ़ा तो खून के आंसू रोया। उसमें लिखा था कि आज, मतलब पिछली सुबह, एक शख्स जो कि नौ मुंतखब वजीर आजम मेरी मज़ार पर आया। कायद ने लिखा कि मैं पिछले 2 दिन से डरा हुआ था कि जब ये मौसूफ मेरी मज़ार पर आएंगे तो मुझे क्या करना चाहिए। मुझे उस मज़ार के अंदर रहना चाहिए या बाहर, या मुझे ये मुल्क ही छोड़ के चले जाना चाहिए। काफी देर सोचो विचार करने के बाद कायद ने ये फैसला किया कि मैं किसी कोने में छुप जाता हूं। जब वजीर आजम साहब आएंगे तो मैं देखूंगा कि वो क्या करते हैं। एक जोर की आवाज, एक धमाका सुना, कायद ने लिखा, और वो धमाका हेलीकॉप्टर की आवाज से था। कायद ने लिखा कि नौमुंतखब वजीर आजम कराची में मेरे ही नाम पर बनाया गया एयरपोर्ट, उससे आने में भी उनको शायद तकलीफ थी और वो मेरी मज़ार पर आ रहे थे। शायद वो इतनी जल्दी कराची शहर के रोड बंद नहीं करवा सकते थे, इसीलिए उन्होंने हेलीकॉप्टर में आना, अपने पर्सनल जहाज में आना मुनासिब समझा। वो जोर की आवाज के बाद कायद लिखते हैं कि मैं और डर गया और सहम गया, घबरा गया कि अब क्या होगा। कायद लिखते हैं कि जब वो मेरी मज़ार की सीढ़ियों पर अपने कदम रख रहे थे तो मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरे दिल पर बोझ है। जब वो मेरी मज़ार के अहाते में दाखिल हुए तो मेरी आंख से आंसू आ गए। कायद ने लिखा कि जब उन्होंने हाथ उठाए तो मेरे कान बंद हो गए। मैं अंधा हो गया, मैं सुनने से कासिर ना रहा। जो कुछ उन्होंने हाथ उठाकर कहा मुझे आवाज नहीं है। फिर वो एक उस जगह पर गए जहां पर लोग अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, किताब में कुछ अल्फाज लिखते हैं। कायद लिखते हैं कि मैं पीछे खड़ा देख रहा था और वो अपना हाथ चला रहे थे। खादिम आला साहब जब लिखकर फारिग हो गए और लोगों से हंसी मजाक कर रहे थे तो मुझे आवाज तो नहीं आ रही थी क्योंकि मैं तो बहरा हो चुका था। मगर उनके जाने के बाद जब मैंने वो अल्फाज पढ़े जो कि उन्होंने उस कलम से नहीं लिखे थे जो कि वहां पर मौजूद था, उस कलम से लिखे थे जो कि उनके हाथों में जो ताकत पीछे से आती है, वो अल्फाज मैंने पढ़े। वो मेरे अलावा और कोई नहीं पढ़ सकता। कायद ने कहा, वहां लिखा था, शुक्रिया आपका, आपकी नोटों ने बहुत काम किया है। शुक्रिया अमेरिका का भी, उनकी नोटों ने भी बहुत काम किया है। मगर आपका शुक्रिया ज्यादा इसलिए अदा कर रहा हूं क्योंकि अमेरिकी डॉलर तो मुझे मेरे अकाउंट में मिलते थे और वही अगर मैं उन लोगों को भी देता जिनको हमें खरीदना था तो हम दोबारा पकड़े जाते और हमें तो अपने मुल्क में, पाकिस्तान में, डॉलर के दामों को ऊपर चढ़ाना था। तो मैंने लिहाजा डॉलर में ट्रांजिशन नहीं की, मैंने आपकी तस्वीर नुमा नोटों में ट्रांजिशन की। और फिर उसके बाद लोग जॉब दर जॉब, मेरी पार्टी, पीपल्स पार्टी और आसपास जितने लोग खड़े हैं उनके साथ आके खड़े होते। बड़ी ताकत है आपकी तस्वीर में कायद आजम साहब, आपका शुक्रिया। आप हर उस मुसीबत घड़ी में हमारे काम आते हैं जब हमें जरूरत होती है। आपकी मज़ार पर आकर आज मुझे यूं लगा कि मैं मुल्क का बादशाह हूं, कायद आजम साहब कहते हैं उस खत में। जब मैंने ये अल्फाज पढ़े मेरा सर शर्म से झुक गया। नौमुंतखब वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि मैं इस मुल्क का बादशाह हूं, शुक्रिया कायद, मुझे बादशाह बनाने के लिए। कायद आजम साहब लिखते हैं कि मेरे हाथ कप कपा रहे थे, मैं वो पेज पलट नहीं सकता था मगर उसके आगे कुछ लिखा था। बहुत कोशिश की, एक हाथ, दो हाथ, दोनों हाथ से मैंने उस पेज को पलटने की कोशिश की। वो बहुत भारी था। कायद आजम साहब लिखते हैं
पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि ये पेज इतना भारी क्यों है, मगर फिर भी मैंने उसे पलटने की कोशिश की। बड़ी मेहनत मशक्कत के बाद जब मैंने उस पेज को पलटा तो उस पर चंद लाइनें और दर्ज थी, और वो ये थी कि आज बादशाह बनने के बाद मैं सबसे पहले आपकी मज़ार पे सिर्फ इसलिए आया हूँ कि जितना हो सके आपको इस कौम से दूर कर सकूं, क्योंकि दरअसल आपकी ही वो नुकात, आपकी ही वो बातें, आपके ही वो नजरियात तो हमें अपने मुताबिक काम करने नहीं दे रहे हैं। कायद आज़म साहब लिखते हैं कि नौमुंतखब वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि हमें आपकी जरूरत नहीं है, अब हमें शरीफ, जरदारी और मौलाना की जरूरत है, जिन पर शफकत का हाथ अमेरिका का है, यूरोप का है। क्योंकि दरअसल हकीकत में तो आज वो हैं, आप तो जा चुके हैं। सो हमारी कोशिश है कि नोटों पर से भी आपको खुदाफिज करें, मगर इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, घबराइएगा नहीं। और फिर आखिरी उनका जुमला था कि मैं यहां से जा जरूर रहा हूं, मगर हमारी नस्लें मुल्क पर काबिज रहेंगी। शुक्रिया। कायद ने लिखा कि पूरा खत पढ़ने के बाद मुझे यूं लगा कि आज मैं फिर मर गया। एक मरतबा 1948 में मरा था मैं, आज फिर मर गया। कायद ने लिखा कि ये कौन लोग हैं जो कि मेरे बनाए हुए मुल्क पे काबिज हो गए, ये कहां से आए हैं? ये नजरिया तो अल्लामा ने नहीं दिया था, ये ख्वाब तो अल्लामा ने नहीं देखा था, ये कौम तो मैंने नहीं बनाई थी। कायद ने लिखा कि चंद दिनों पहले तक जो पिछले वजीर आजम साहब थे उनसे भी मैं कोई ज्यादा खुश नहीं था, क्योंकि उनकी भी कई इक़दामात मेरे मुताबिक सही नहीं थे। कायद लिखते हैं कि मुझे कहना तो नहीं चाहिए, मगर उनकी पार्टी में भी वो लोग थे जो कि मुझसे, मेरे मुल्क से, मेरे मुल्क की आवाम से नफरत करते हैं। मगर फिर भी इमरान न्याजी इन चोर लुटेरों से तो बेहतर था। मगर इमरान न्याजी को अब चाहिए कि वो ऐसे लोग अपने साथ ना रखे जो कि इक़्तिदार, पैसे, शोहरत, दौलत की भूख में लदे पड़े। कायद लिखते हैं कि वैसे तो मैं रोज ही मरता हूँ, रोज मेरी मौत होती है, हर रोज, हर घंटे, हर मिनट, हर चौराहे पर, हर गली कूचे में, हर इदारे में, हर दफ्तर में, हर टेबल पर मेरी मौत होती है। मगर फिर भी हर बार मरने के बाद मैं फिर कोशिश करता हूं मैं जिंदा रहूं, किसी न किसी के दिल में, किसी न किसी की सोच में, किसी न किसी के काम में रोशनी बन जाऊं, उसकी सोच में ढल कर अपने मुल्क के लिए, अपनी आवाम के लिए कुछ कर जाऊं। मगर कायद लिखते हैं कि अब मुझे डर लग रहा है, अब मुझे डर लग रहा है, अब की बार अगर मैं मर गया तो फिर जिंदा नहीं हो सकूंगा। मेरी हालत उस वेंटिलेटर पर पड़े मरीज की तरह है जिसकी सिर्फ सांसें चल रही हैं, उसका पूरा जिस्म तो मशीन चला रही है। मेरे मुल्क को पूरी तरीके से अमेरिका, यूरोप और फौज चला रही है। अब आम सड़कों पर तो निकल रही है इमरान न्याजी के लिए, मगर उसमें शऊर नहीं है। आज तुम्हें जो खत लिख रहा हूं और जब तुम इसे पढ़ोगे तो ये जुमला जरूर पढ़ना कि जो कोई इसे सुन रहा है, जो कोई इसे देख रहा है, वो अगर ये समझता है कि इमरान न्याजी सही नहीं है तो उसे भी छोड़ दे, मगर वो ये जान ले कि सच और हक के लिए उसे खुद लड़ना है, उसे खुद काम करना है। चोर, उचक्के, डाकू मेरे मुल्क पर, आप पर काबिज हो गए हैं। कायद लिखते हैं कि मुझे शर्म आती है अपनी अदलिया को देखकर, मुझे शर्म आती है फौज के किरदार को देखकर, मुझे शर्म आती है हर इदारे को देखकर जहां पे करप्ट लोग मेरी आवाम को खा रहे हैं दीमक की तरह। खुदा, जो कोई इसे सुन रहा है, जो कोई इसे देख रहा है, वो ये बात जान ले कि जब तक तुम खड़े नहीं होगे तुम अपने मुल्क को सुधार नहीं सकते। अगर इमरान न्याजी अच्छा है तो वो एक है, मुझे ऐसे करोड़ों चाहिए। मैंने जब मुल्क बनाया था तो मैंने करोड़ों की बात की थी, एक की नहीं। मेरा मुल्क बिना किसी मजहब, बिना किसी रंग, बिना किसी नस्ल के काम कर रहा था। आज तो सिंधी, पंजाबी, बलूची, पठान, सराइकी, महाजर, पश्तून और पता नहीं क्या क्या मजहब के नाम पर मौलाना, कितने ही मौलाना टीवी पर आकर अपना दीन बेच रहे हैं। मैंने तो कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान में सिर्फ मुसलमान बस सकते हैं। मैंने तो पहले दिन कहा था कि ये मुल्क सबके लिए है, सबको आजादी है। आपका दीन, आपका मजहब इस मुल्क में आपको किसी बात से नहीं रोकेगा, ये मेरा कौल था। तो फिर ये मौलाना अपनी 4 ईंटों की मसाजिद में और टीवी चैनल्स पर आकर अपना दीन क्यों बेच रहे हैं? जो कोई मेरी बात सुन रहा है
وہ یہ بات جان لے، وہ یہ بات سمجھ لے کہ تمہارا مذہب، تمہارا دین، تمہارا طریقہ کوئی بھی ہے، میرا ملک تمہیں اجازت دیتا ہے آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کے لیے، اپنے کام کو کرنے کے لیے۔ تم جب تک خود آزاد نہیں ہونا چاہو گے، یہ میرے ملک کے چور لٹیرے، یہ عدلیہ، یہ فوج، یہ سیاستدان، یہ بیوروکریٹ، یہ وزیر، یہ مشیر، یہ گدھ ہیں، گدھ، دیمک ہیں، یہ تم سب کو گوشت کا لوتھڑا سمجھتے ہیں۔ برائے کرم اپنی آواز بلند کرو، سچ کا ساتھ دو، جو تمہیں لگتا ہے وہ سچ پر ہے اس کا ساتھ دو، مگر یہ پہچانو، اس بات کو جانو کہ سچ پر کون ہے۔ اور پھر قائد آخر میں لکھتے ہیں کہ اگر سچ پر چلنا ہے تو سچ بولنا پڑے گا، سچ کے لیے آواز اٹھانی پڑے گی، سچ کا ساتھ دینا پڑے گا۔ سچ معلوم کرنا ہے تو پہلے اپنے اندر سچ کو جگانا ہوگا، تمہیں باہر بھی سچ دکھے گا۔ اپنے اندر سے جھوٹ، کینہ، بغض ہٹانا ہوگا تو تمہیں باہر وہی دکھے گا۔ اگر تمہارے اندر دوسروں کے لیے غیبت، دوسروں کے لیے دوسروں کا مال کھا جانا، کم تولنا، جھوٹ بولنا، بدفعلی کرنا، یہ سب تمہارے اندر بھرا ہوا ہے تو تم کیسے باہر سچ کو دیکھو گے؟ قائد کے آخری الفاظ تھے کہ میں تو فیض احمد فیض کی طرح شاعری نہیں کر سکتا، مگر اسی کی غزل کے چند الفاظ تو میں لکھ کر بھیج رہا ہوں، اسے لوگوں تک پہنچا دو میں تو۔ اور یہ خط لکھتے لکھتے صبح ہو چکی ہے، تم تو جاگ گئے ہو، دوسروں کو بھی جگا دو۔ جس دیش میں ماؤں بہنوں کو اغیار اٹھا کر لے جائیں، جس دیش میں قاتل گنڈوں کو اشراف چھڑا کر لے جائیں، جس دیش کی کورٹ کچہری میں انصاف ٹکوں پر بکتا ہو، جس دیش کا منشی قاضی بھی مجرم سے پوچھ کر لکھتا ہو، جس دیش کے چپے چپے پر پولیس کے ناکے ہوتے ہوں، جس دیش میں ہر روز گلی کوچوں میں دھماکے ہوتے ہوں، جس دیش میں بنتے ہوا کی چادر بھی داغی میلی ہو، اس دیش کے ہر ایک لیڈر پر سوال اٹھانا بنتا ہے، اس دیش کے ہر ایک حاکم کو سولی پہ چڑھانا واجب ہے۔